हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें, संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। सेकेंड वाला है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। थर्ड वाला है, विश्व हिंदी दिवस वर्ष 1949 के उस ऐतिहासिक क्षण की याद में मनाया जाता है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में पहली बार हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारे दो सही है और इसमें हमारे दो जो है हमारे सही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत जो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, क्या है इसका आधिकारिक उद्देश्य के लिए अंग्रेजी के साथ में जो भारत की जो आधिकारिक भाषा है हिंदी को मान्यता दी गई है। किसमें? आधिकारिक भाषा के रूप में, ना कि राष्ट्रीय भाषा के लिए। इसलिए यह रॉन्ग है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह तिथि वर्ष 1949 के उस ऐतिहासिक क्षण को याद दिलाती है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में पहली बार हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था। इसलिए हमारा थर्ड है वो भी सही है। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, जो हिंदी के माध्यम से भाषाई आदान प्रदान को बढ़ावा देने एवं सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। वर्ष 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया, जो हिंदी को वैश्विक मान्यता दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 10 जनवरी 2006 को मनाए जाने वाला विश्व हिंदी दिवस जो है हमारा 14 सितंबर को भी मनाए जाने वाला हिंदी दिवस से भिन्न है, क्योंकि हिंदी दिवस वर्ष 1949 में हिंदी को भारत के आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मनाए जाने का प्रतीक है। इसलिए जो हमारा इसका आंसर बी होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, अक्सर समाचारों में दिखने वाले प्लास्टिसाइजर का सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया जाता है? फर्स्ट दे रखा है, प्लास्टिक जैसी सामग्रियों के लचीलेपन, स्थायित्व और कार्यशीलता को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले योजकों का एक समूह। सेकेंड वाला है, सिंथेटिक सामग्री का उपयोग विशेष रूप से ऊष्मा प्रतिरोधी और अग्निरोधी पॉलीमर के उत्पादन में किया जाता है। थर्ड वाला है, यौगिक को जो औद्योगिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं तथा बहुलीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करते हैं। फोर्थ वाला है, प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थों का उपयोग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है। हमें इसमें से बताना है कौन सा सबसे अच्छा इसका वर्णन करता है, किसका? प्लास्टिसाइजर का। इसके हमारे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? ए। प्लास्टिक जैसी सामग्री के लचीलेपन, स्थायित्व और कार्यशीलता को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले योजकों का एक समूह है प्लास्टिसाइजर। IIT रुड़की ने मिट्टी के जीवाणु सल्फोबैसिलस और एसिडोफिल्स द्वारा उत्पादित एस्टेरेज एंजाइम का उपयोग जो प्लास्टिसाइजर डाईएथिल और डेक्सीसल्फातेट DAHP को तोड़ने के लिए सफलतापूर्वक किया है। यह प्राकृतिक प्लास्टिसाइजरों से उत्पन्न बढ़ती पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को संबोधित करती है। प्लास्टिसाइजर ऐसे योजक होते हैं जिनका उपयोग PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड जैसे कठोर प्लास्टिक को बहुलक श्रृंखलाओं के भीतर अंतर आणविक बलों को कम करके अधिक लचीला और नर्म बनाने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से प्लास्टिक उत्पादों के लिए प्रासंगिक है जिनमें स्थायित्व और लचीलेपन की आवश्यकता होती है, जैसे कि केबल, होस और फिल्म। ये कैंसरकारी है जो त्वचा में अवशोषित होने या निगलने के माध्यम से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ाते हैं। लगातार कार्बनिक प्रदूषकों के रूप में ये जल को और मृदा को दूषित करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र तथा जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जो हमारा ए इसका आंसर सही होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें बता रखा है यहाँ पर नौसेना जहाज और उनकी कुछ परियोजनाएं। फर्स्ट दे रखा है नीलगिरी परियोजना 15B। सेकंड दे रखा है सूरत परियोजना 17A। जो हमारा थर्ड दे रखा है वागशीर प्रोजेक्ट 75। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? ए।
इसमें केवल हमारा थर्ड वाला सही है। वागसीर जो इसका प्रोजेक्ट है 75, लेकिन जो हमारा है हमारा नीलगिरी है, नीलगिरी का हमारा क्या आएगा परियोजना 17A, और जो हमारा हैगा सूरत, सूरत की जो परियोजना है क्या है वो 15B। तो ये एक दूसरे से फर्स्ट सेकंड इंटरचेंज है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, केवल इसमें थर्ड वाला सही है। भारतीय नौसेना में 15 जनवरी 2025 को नीलगिरी, सूरत और वागसीर को शामिल कर लिया गया है। ये जो है सभी पोत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL मुंबई में निर्मित है। प्रत्येक पोत भारत की नौसैनिक क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है तथा स्वदेशी इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को दर्शाता है। प्रोजेक्ट 17A का प्रमुख जहाज नीलगिरी एक अत्याधुनिक फ्रिगेट है जिसमें उन्नत स्टील्थ तकनीक और परिष्कृत हथियार प्रणाली शामिल है, जो इसे नौसेना रक्षा में एक दुर्जय संपत्ति बनाती है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। इस श्रेणी के जहाज शिवालिक श्रेणी की फ्रिगेट की विरासत पर आधारित है, जिनमें पर्याप्त तकनीक उन्नयन किया गया है। सूरत प्रोजेक्ट हमारा 15B का हिस्सा है। इस श्रृंखला में चौथा और अंतिम विश्व वंशक है। यह कोलकाता श्रेणी के विश्व वंशक के उन्नत संस्करण के रूप में कार्य करता है, जो लंबी दूरी की मिसाइलों और स्वदेशी हथियारों प्रणालियों की से सुसज्जित है। इसलिए हमारा सेकेंड है वो भी सही नहीं है। प्रोजेक्ट 15B जो हमारा हैगा यहाँ पर पहल का अध्ययन समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए 4 अत्याधुनिक निर्देशित मिसाइल विश्व वंशक जहाज़ों के डिज़ाइन तथा निर्माण पर केंद्रित है। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कोपिन क्लास की 6ठी पनडुब्बी वागसीर दुनिया भर में सबसे शांत डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों में से एक है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा ऐसे एंटी सरफेस और एंटी पनडुब्बी युद्ध के साथ साथ निगरानी तथा विशेष अभियानों में संलग्न होने की अनुमति देती है। इसलिए हमारा थर्ड है वो सही ढंग से मेल नहीं खाता है। प्रोजेक्ट 75 में भारत की पानी की जो भीतर युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 18 पारंपरिक और 6 परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, उन्होंने वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान निर्णायक नेतृत्व का प्रदर्शन किया। सेकंड वाला है, उन्हें उनके प्रतिष्ठित नारे जय जवान जय किसान के लिए याद किया जाता है। उन्होंने ताशकंद घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमें इसमें से बताना है किसके बारे में सबसे अच्छा वर्णन है। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन दे रखे है मोरारजी जी देसाई, सेकंड वाले गुलजारी लाल नंदा, थर्ड दे रखा है लाल बहादुर शास्त्री और फोर्थ दे रखा है इंदिरा गांधी। लेकिन मुझे पता है कि आप सब लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से पता होगा, तो इसका आंसर क्या है हमारा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के पास मुगल सराय में हुआ था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर अत्यधिक प्रभावित थे। अपनी ईमानदारी, विनम्रता और समर्पण के लिए जाने जाने वाले शास्त्री जी ने गृह मंत्री, रेल मंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्री पद संभाले। उल्लेखनीय है कि उन्होंने प्रमुख रेल दुर्घटनाओं के बाद 2 बार रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देकर नैतिक जवाबदारी का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री 1964-1966 के रूप में शास्त्री जी ने वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन किया और कश्मीर की रक्षा के लिए निर्णायक सैन्य कार्यवाही को अधिकृत किया। उन्हें उनके प्रतिष्ठित नारे जय जवान जय किसान के लिए याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने भारत के विकास में सैनिकों और किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला था। उन्होंने ताशकंद घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दुखद बात यह है कि ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही समय बाद 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का ताशकंद में निधन हो गया था। इसलिए जो इसका हमारा आंसर क्या होगा सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मायोट द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है, इसमें कोमोरोस द्वीप समूह के 2 द्वीप शामिल है, जिनमें मुख्य द्वीप पामांडजी और छोटा द्वीप मायोट है। सेकेंड वाला है फ्रांस और यूरोपीय संघ दोनों का सबसे गरीब क्षेत्र है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा बी। केवल इसमें हमारा दूसरा वाला सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, इसमें कोमोरोस द्वीप समूह के 2 समूह शामिल है, जिसमें मुख्य क्या है, मुख्य द्वीप पांडजी और छोटा द्वीप मायोट है। लेकिन क्या है हमारा पायोट और क्या है पामंडकी जो है हमारा यहाँ पर सबसे जो हमारा बड़ा द्वीप है यहाँ पर क्या होगा वो मायोट।
और फिर जो हमारा छोटा द्वीप होगा क्या होगा, पामंडजी। ये एक दूसरे से इंटरचेंज है। मायोट, इसमें कोमोरोस द्वीप समूह के 2 द्वीप शामिल है, जिसमें क्या होता है, मुख्य द्वीप को मायोट या ग्रांड टेरे और छोटे द्वीप को पामंडीजी पेटिट टेरे कहा जाता है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। ये फ्रांस और यूरोपीय संघ दोनों के सबसे गरीब क्षेत्र है, इसलिए हमारा सेकेंड है वो सही है। फ्रांस ने वर्ष 1843 में मायोट को कॉलोनी बनाया और वर्ष 1904 में कोमोरोस समेत संपूर्ण द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया। वर्ष 1974 के जनमत संग्राम में 95% लोगों ने अलगाव का समर्थन किया, लेकिन मायोट के 63% लोगों ने फ्रांसीसी बने रहने के पक्ष में मतदान किया। ग्रांडे कोमोर अंजुआन जो है हमारा और जो मोहेली है ने वर्ष 1975 में स्वतंत्रता की घोषणा की। हालांकि मायोट पर अभी भी पेरिस में शासन किया जाता है, जो पेरिस के द्वारा इसलिए मायोट पर शासन अभी भी चल रहा है, तो इसलिए जिसका हमारा आंसर क्या होगा, बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है, यह हिमालय में एक अंतर्देशीय झील है, यह विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी वाली झील में से एक है। थर्ड वाला, इसका निर्माण भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण एक टेक्टोनिक झील के रूप में हुआ है। हमें इसमें से बताना है किसका सबसे अच्छा वर्णन है, कौन सी झील का। फर्स्ट दे रखा है हमें पेंगोंग झील, सेकंड दे रखा है सांबर झील, थर्ड दे रखा है लोकटक झील और फोर्थ दे रखा है पुलिकट झील। आपको इसमें से बताना है कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, पेंगोंग झील। हमारा इसका आंसर ए होगा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। पेंगोंग झील ये क्या होती है, हिमालय में लगभग 4350 मीटर और जो है 14270 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक अंतर्देशीय झील है। यह विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी वाली झीलों में से एक है, जो भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराव के दौरान एक टेक्टोनिक झील के रूप में निर्मित हुई है। इस घटना के परिणाम स्वरूप टेथिस महासागर झील द्वारा विस्थापित हो गया, जिससे हिमालय का भी निर्माण हुआ, इसलिए जो हमारा ए आंसर सही होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन अलीगढ़ आंदोलन और 1906 के शिमला प्रतिनिधि मंडल के परिणाम स्वरूप हुआ था, जिसका उद्देश्य मुस्लिम शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता और विशेष प्रतिनिधित्व की वकालत करना था। सेकेंड वाला, वर्ष 1916 के लखनऊ समझौतों में लीग ने सांप्रदायिक मांगों से हटकर एकीकृत भारतीय स्वतंत्रता की वकालत की। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, ए। इसमें केवल हमारा फर्स्ट वाला सही, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो रॉन्ग है। वर्ष 1916 के जो है हमारा लखनऊ समझौते में लीग ने सांप्रदायिक मांगों से हटकर एकीकृत भारत की स्वतंत्रता की वकालत की। नहीं, इसने क्या मांगा था, अपने लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र मांगा था, ना कि भारतीय स्वतंत्रता की वकालत की थी। अपने लिए एक अलग क्षेत्र मांग करके कि मुझे अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। अलीगढ़ आंदोलन, जिसमें मुस्लिम राजनीतिक चेतना और शिक्षा को बढ़ावा दिया तथा शिमला प्रतिनिधि मंडल 1906, जिसमें मुस्लिम नेताओं ने विशेष प्रतिनिधित्व की मांग के लिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 से मुलाकात की। ये सभी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना से पहले हुआ था, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। लखनऊ समझौते में जो 1916 में हुआ था, इसके तहत अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को नहीं छोड़ा। परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया, जो लीग की एक महत्वपूर्ण मांग थी। हालांकि इससे भारत में सांप्रदायिक राजनीति का जो भी उदय नहीं हुआ था, राजनीति का उदय हुआ था, इसलिए हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, रैपिड विश्व चैंपियन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। फर्स्ट दे रखा हमें, कोनेरू हम्पी वर्ष 2024 में फाइट विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीतने वाले पहली भारतीय बनी, यह उनका पहला खिताब था। सेकेंड वाला, भारत में बुडापेस्ट में आयोजित शतरंज ओलंपियाड 2024 के ओपन एवं महिला दोनों वर्गों में जीत हासिल की। हमें इसमें से बताना है कौन सा है कितने सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा सेकेंड वाला सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। इसमें हमारा जो कोनेरू हम्पी 2019 में फाइट विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय पहली महिला बनी, यह उनका पहला खिताब था। तो क्या था इसमें, यहाँ पर ये जर्मिया में, ना कि भारत में, तो इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा हमारा बी आंसर होगा। कोनेरू हम्पी वर्ष 2019 में जर्जिया में पहला विश्व रैपिड खिताब जीता। सॉरी, इसका क्या है,
हमारा जो कोनेरू हम्पी ने कब फाइट विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीता, लेकिन वो कहाँ पर जीता था, जॉर्जिया में। तो इसलिए, और वो भी कब, 2019 में, और वर्ष 2024 की जीत का यह उनका दूसरा खिताब था। भारत ने बुडापेस्ट में आयोजित शतरंज ओलंपियाड 2024 के ओपन और महिला दोनों वर्गों में जीत हासिल की, इसलिए हमारा सेकेंड है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, पोलियो वायरस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करके पक्षघात का कारण बनता है। सेकेंड वाला है ट्राइवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन वाइल्ड पोलियो वायरस प्रकार 1 और 3 से सुरक्षा प्रदान करती है। थर्ड वाला वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 का उन्मूलन वर्ष 1999 में विश्व स्तर पर किया गया था। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका आंसर क्या होगा हमारा बी, इसमें केवल 2 सही है, फर्स्ट और सेकेंड, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है वो रॉन्ग है। वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 का नहीं, किसका, टाइप 2 का उन्मूलन वर्ष 1999 में विश्व स्तर पर किया गया था। तो ये हमारे यहाँ पर टाइप 2 आएगा, ना कि 3। इसका आंसर क्या होगा बी। पोलियो जो हमारा पोलियोमाइलाइटिस एक अत्यधिक संक्रमण वायरल रोग है जो मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। यह मल द्वारा दूषित भोजन जल के माध्यम में से फैलता है तथा तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करके पक्षघात का कारण बन सकता है, इसलिए हमारा फर्स्ट सही है। 3 अलग अलग और प्रतिरक्षात्मक रूप से भिन्न वायरल जो हमारा वाइल्ड पोलियो वायरस उपभेद है। वाइल्ड पोलियो वायरस प्रकार है कौन कौन से इसके, जो फर्स्ट है वो WP1, WPV2 और WPV3। निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन IPV यह पोलियो वायरस प्रकार 1, 2, 3 और से सुरक्षा प्रदान करती है। ट्राइवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन TOPV यह पोलियो वायरस प्रकार 1, 2 और 3 से सुरक्षा प्रदान करता है। अप्रैल 2016 में OPV स्विच के बाद हालांकि TOPV के अब इतने प्रमाण नहीं मिलते हैं, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही है। वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 का उन्मूलन वर्ष 1999 में किया गया था और उसके बाद वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 का उन्मूलन वर्ष 2020 में हुआ, जो विश्व भर में पोलियो उन्मूलन के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा हमारा बी। इसमें केवल हमारा फर्स्ट और सेकंड सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है भारत की सबसे लंबी झील है। सेकेंड वाला है वर्ष 2002 में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर वेटलैंड घोषित कर दिया गया। और थर्ड वाला है कुमरकुम पक्षी अभ्यारण्य इस झील के पूर्वी तट पर स्थित है। हमें बताना है इससे किससे संबंधित है। फर्स्ट दे रखा है हमें पेमनाड झील, सेकंड दे रखा है चिल्का झील, थर्ड दे रखा है पुलिकट झील और फोर्थ दे रखा है लोकतक झील। हमें इसमें से बताना है किसका सबसे अच्छा वर्णन है। तो इसका जो हमारा आंसर क्या होगा फर्स्ट, वेबनाड झील। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। वेबनाड केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है। वेबनाड कोल भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा खारा आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र है। यह 10 नदियों से पोषित है जो पश्चिमी तट पर वृद्ध मुहाना प्रणालियों की विशेषता है। वर्ष 2002 में वेबनाड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया था। इसे भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है। कुमरकुम पक्षी अभयारण्य जिले वेबनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। झील के पूर्वी तट पर स्थित है। उम्मीद है जो आज का हमारा सेशन आपको अच्छा लगा है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।